नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। जनरल रावत के असामयिक निधन पर देश भर में शोक की लहर। वायुसेना ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना को भी स्वीकृति। संसद ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 पारित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का उपचार निर्धारित कोविड केंद्रों में अलग आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,29,54,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। राष्ट्र नवें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओल्फ सोज ने जर्मनी के चांसलर का पदभार संभाला। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं अतहर सईद। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17V5 में सवार श्री रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य की भी मृत्यु हो गई है। ये हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के अलावा सीडीएस का स्टाफ और परिवार के सदस्य भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। इनमें डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष मधुलिका रावत, सीडीएस के मिलिट्री सलाहकार ब्रिगेडियर LS लिड्डर, सीडीएस के एसओ लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और 5 PSO शामिल हैं। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस की ओर जा रहा था। जनरल रावत के असामयिक निधन से देश भर में शोक की लहर है। उन्होंने लंबे सैन्य जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र थे। उन्हें 16 दिसंबर 1978 को इन्फेंट्री की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जिस बटालियन की कमान उनके पिता ने संभाली थी। सेना में अपने विशिष्ट करियर के दौरान बिपिन रावत ने पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक इन्फेंट्री बटालियन, एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर, कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। बिपिन रावत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली थी। एक सेना कमांडर के रूप में उन्होंने पश्चिमी मोर्चे की कमान संभाली और थल सेनाध्यक्ष का पद संभालने से पहले उन्हें उप थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेनाध्यक्ष थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया। सेना में उनकी सेवा के दौरान उन्हें कई वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नसीम नकवी के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और अन्य के पार्थिव शरीर को नीलगिरी जिले के कुन्नूर के सरकारी अस्पताल में रखा गया है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक कुन्नूर के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि जनरल रावत और उनकी पत्नी की असमय मृत्यु से उन्हें काफी दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने अपने वीर सपूतों में से एक को आज खो दिया है। मातृभूमि की 4 दशक की अपनी सेवा के दौरान उन्होंने अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई हृदय विदारक मृत्यु पर गहरा धक्का लगा है। श्री नायडू ने कहा कि जनरल रावत ने देश की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनरल रावत एक अद्वितीय सैनिक और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने सशस्त्र बलों और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जनरल बिपिन रावत की बहुमूल्य सेवाओं को कभी नहीं भूलेगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को आकाशवाणी के सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में लौह पुरुष के योगदान पर चर्चा की थी। It is to the credit of Sardar Patel that the integration of the princely Indian states into the Indian Union and the political unification of India took place. His contribution in integrating 565 princely states into a new independent India is unforgettable. Later, the liberation of Goa, Daman and Diu carried forward the consolidation of a territorial frontier. Sardar Patel was also clearly conscious of the fact that independent India needed a steel frame to run its civil, military and administrative bureaucracy. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करेगी। अब इस योजना के साथ साथ हर परिवार के लिए पक्का मकान, पानी, बिजली और शौचालय उपलब्ध करवाने का संकल्प भी पूरा होता है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है कि जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक जारी रखने के लिए ग्रामीण को निर्णय लिया गया। 2,17,257 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना की भी स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। ये राष्ट्रीय परियोजना होगी और इसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। ये प्रोजेक्ट 8 वर्षों में पूरा किया जाएगा और जब जैसा मैंने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 90% यानी कि 39,317 करोड़ रुपए रहेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होगा। यहाँ के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से ऐसे प्रभावित जिले जिनमें उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह और दतिया के निवासियों को काफी लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परियोजना का कार्य संपन्न होने पर 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। राज्यसभा ने आज सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन 2021 विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से ये विधेयक पारित हो गया है। लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था। राज्यसभा ने किराए की कोख सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 सरकार द्वारा रखे गए कुछ संशोधनों के साथ पारित किया। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी विनियमन 2021 में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिक और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और निगरानी का प्रावधान है। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक एआरटी क्लिनिक और बैंक का भारत के बैंकों तथा क्लिनिक की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमित रोगियों का इलाज विशेष कोविड केंद्रों में विशेष आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि ओमिक्रॉन के मरीज अन्य मरीजों के संपर्क में न आएं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्तर पर ऐसे मामलों की निगरानी की जानी चाहिए। राज्यों से यह भी कहा गया है कि ऐसे मरीजों के नमूने जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं को भेजे जाएं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में जिला स्तर पर निगरानी करते रहें। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,29,54,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9,525 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हो गई है। अब तक 3,40,89,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 93,737 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। जनरल रावत के आकस्मिक निधन पर देश भर में शोक की लहर। वायुसेना ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना को भी स्वीकृति। संसद ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 पारित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का उपचार निर्धारित कोविड केंद्रों में अलग आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,29,54,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। राष्ट्र 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर माउचो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑल सोल्स ने जर्मनी के चांसलर का पदभार संभाला। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर मानवता और बलिदान के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने जीवन भर सार्वभौमिक भाईचारे के लिए कार्य किया। प्रधानमंत्री ने कहा, गुरु तेग बहादुर का बलिदान इतिहास में सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे अंतिम सांस तक अन्याय के विरुद्ध लड़े। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर मौचो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दामोदर मौचो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोंकणी के दूसरे लेखक हैं। इससे पहले रविन्द्र केलेकर को 2006 में यह सम्मान दिया गया था। मौचो लघुकथा, उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। उन्हें 1983 में उपन्यास कर्मलिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनकी कई लघु कथाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई है। उनकी कहानियों में निर्धन लोगों के संघर्ष और उनका दर्द झलकता है। असमी भाषा के कवि नीलमणि फुकन को वर्ष 2021 के 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा ने आज सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत को याद किया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने सदन में शून्यकाल के दौरान गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में पहली बार किसी व्यक्ति ने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने गुरु तेग बहादुर की शहादत के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखने का आसन से आग्रह किया। कांग्रेस सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि सिख गुरु ने सबके लिए कुर्बानी दी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि गुरु तेग बहादुर के नाम पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए।
भाजपा सदस्य एसएस आहलूवालिया ने भी गुरु तेग बहादुर की शहादत का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहादत लाल किले के सामने शीशगंज में हुई थी और अंतिम संस्कार संसद के निकट हुआ, जहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज है। कांग्रेस सदस्य जसवीर सिंह गिल ने कहा कि पंजाब में गुरु तेग बहादुर के नाम पर हस्तशिल्प संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी गुरु तेग बहादुर की शहादत का स्मरण किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनकी शहादत को सब याद करते हैं। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने मांग की कि पंजाब में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने का संबंधी अधिसूचना को वापस लिया जाए, क्योंकि ये देश के संघीय ढांचे पर हमला है। भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में अनुबंधित शिक्षकों को नियमित करने की मांग से जुड़ा मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। भाजपा के रवि किशन ने मांग की कि फिल्म जगत के कलाकारों को पर्दे पर उनके दिखने की अवधि के अनुसार रॉयल्टी मिलनी चाहिए। शून्यकाल में वाईएसआर कांग्रेस के पीवी मिथुन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा और चित्तूर में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र से आकलन कराने की मांग की। केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एएम आरिफ ने मुल्ला पेरियार बांध का मामला उठाया, तो तमिलनाडु के कुछ सदस्य उनकी बात का विरोध करते देखे गए। वहीं शून्यकाल में भाजपा के सुशील कुमार सिंह ने बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में रबी विपणन सीजन में फसल की बुआई के दौरान किसानों के सामने आ रही खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने रसायन मंत्री से अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा बिहार के उन जिलों में भी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। लोकसभा ने आज उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी। प्रमुख विभिन्न प्रावधानों वाले बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को भी संसद की मंजूरी मिल गई। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 में ये स्पष्ट किया गया है कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा या परिवार के पेंशन के लिए कोई हकदारी सदैव उस माह की पहली तारीख से होगी जब पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी निर्दिष्ट आयु पूरी कर लेता है। लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कानून में छोटे संशोधन के लिए ये विधेयक लाया गया है और ये बिना किसी आपत्ति के सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्यायाधीश के वेतन, पेंशन या अन्य सुविधाओं को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ विसंगतियों को दूर कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कुल लंबित मामलों में 90% मामले निचली अदालतों में लंबित हैं और इसे न्यायालय सहित सभी पक्षों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए। विधि मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायालयों के कामकाज या न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है और इसमें गति लाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीर्ष अदालत से शुरू होती है और इसके लिए प्रक्रिया का पालन करना होता है। विधि मंत्री ने कहा कि संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट प्रावधान है। इनकी नियुक्ति के संबंध में परामर्श को समवर्ती का रूप दे दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार को इस दिशा में सक्रियता से काम करना है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को भी इस सिलसिले में और कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के बाद वो राज्यों के विधि मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे। लोकसभा में आज नियम 193 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन विषय पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए डीएमके पार्टी सदस्य कनिमोझी ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती को लेकर सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसी पूरे करने की दिशा में उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं दिखाई देते हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के संजय जायसवाल ने कहा कि देश हमेशा से जलवायु परिवर्तन को लेकर सजग रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे पहले ठोस कदम गुजरात में उठाए गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार विकास के साथ ही पर्यावरण के संरक्षण पर पूरा ध्यान दे रही है। यही वजह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। चर्चा में भाग लेते हुए सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत में जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं जल का संकट हो रहा है तो कहीं भारी बारिश हो रही है और कई स्थानों पर समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है।
तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि ग्लेशियर पिघलने से पानी का स्तर बढ़ रहा है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के क्षेत्र डूब रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सुंदरवन और वहां रहने वाले लोगों को बचाने के लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना होगा। वहीं जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से या पूरी तरह समाप्त करना होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कोट्टागिरी श्रीधर ने कहा कि राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक वाहनों से होने वाला प्रदूषण है और हमें विद्युत चालित वाहनों पर ही निर्भर रहना होगा। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के राहुल शिवाले ने कहा कि महानगरों में क्षमता से अधिक आबादी रहने से स्थिति खराब हो रही है और सीधे पर्यावरण और जलवायु पर असर पड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कमैत ने कहा कि मौसमी बदलाव के कारण आपदाएं होने से बड़े स्तर पर विस्थापन होने की आशंका है। बीजू जनता दल के अच्युतानंद सामंत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से गरीबी और असमानता पर असर पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास हर स्तर पर करने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडेय ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बड़ी प्रगति अर्जित की है, लेकिन अब भी हमारी 70% ऊर्जा कोयले से आती है। अब राज्यसभा की कार्रवाई की समीक्षा लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर आज फिर कांग्रेस सहित कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से 11:25 पर बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कुछ अन्य सदस्यों की ओर से नियम 267 के अंतर्गत कुछ नोटिस मिले, जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि श्री हुड्डा का नोटिस किसानों के मुद्दों से संबंधित है और आसन ने आश्वासन दिया है कि नियमों के अंतर्गत यदि इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो चर्चा कराई जाएगी। इस पर सभापति ने कहा कि यदि सदन की कार्यवाही चलने दी जाती है तो इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सुष्मिता देव ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निलंबन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। सभापति ने कहा कि निलंबन की कार्यवाही सदन ने की है और इसका प्रस्ताव सरकार लेकर आई थी। इसके बाद विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और आसन के समक्ष आ गए। सभापति ने सदस्यों से अपने आसन पर लौट जाने के लिए कहा। उन्होंने नेशनल पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ के सदस्य केजी केने को शून्यकाल के तहत अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। केने ने नागालैंड में सेना की गोलीबारी में 14 लोगों के मारे जाने का मुद्दा उठाया और सरकार से सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफस्पा कानून वापस लेने की मांग की। हंगामे के बीच ही जनता दल यूनाइटेड के रामनाथ ठाकुर ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का मुद्दा उठाया, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित किसानों के अन्य मुद्दे उठाते हुए इन पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य कनक मेदला रविन्द्र कुमार ने केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित कोष को अन्यत्र खर्च किए जाने का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन के लिए सांसदों के तय कोटे को समाप्त करने की मांग उठाई। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से बार बार अनुरोध किया कि वे अपने स्थानों पर लौटें और शून्यकाल चलने दें। सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने 11:25 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे उच्च सदन में प्रश्नकाल हुआ और मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा प्रश्नकाल में भी जारी रहा। राज्यसभा ने आज देश में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्लिनिक के नियमन और इस प्रक्रिया के व्यावसायिक दुरुपयोग पर लगाम लगाए जाने के लिए कानूनी प्रावधान करने के उद्देश्य से लगाए गए जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। लोकसभा में इन विधेयकों को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन राज्यसभा में आने के बाद सरोगेसी विनियमन विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया गया था। इसलिए राज्यसभा में पारित हो चुका ये विधेयक स्वीकृति के लिए पुनः लोकसभा में जाएगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने दोनों विधेयकों पर साथ साथ हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि देश में ऐसे कई क्लिनिक चल रहे हैं जो कृत्रिम गर्भाधान, आईवीएफ सहित सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी का उपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग रोकने के लिए सरोगेसी और कृत्रिम गर्भाधान सहित सहायक प्रजनन तकनीक का नियमन जरूरी था। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयक महिलाओं के सम्मान, उनकी गरिमा तथा उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। श्री मांडविया ने कहा कि प्रवर समिति ने कहा था कि एआरटी विधेयक के बिना सरोगेसी विधेयक का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जनीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक भी लाया गया। स्थायी समितियों की सिफारिशें भी स्वीकार की गईं। उन्होंने कहा कि विवाहित महिलाएं, विधवाएं सरोगेसी का लाभ ले सकती हैं। तलाकशुदा महिलाएं एआरटी और परिस्थिति के अनुसार सरोगेसी का भी लाभ ले सकती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि कोई भी अगर अनैतिक काम करता है तब उसे बख्शा नहीं जा सकता और इस संबंध में सजा का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर सजाओं का प्रावधान भी इन विधेयकों में है। दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद सदन में सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके बाद 4:30 पर उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। जनरल बिपिन रावत की जीवनी पर आकाशवाणी आज रात 9:30 बजे 100.1 FM गोल्ड चैनल पर एक योद्धा का जीवन और काल विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस बीच जनरल रावत के निधन पर निरंतर शोक संदेश मिल रहे हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने एक संदेश में कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश तथा सशस्त्र बलों के लिए अपूरणीय क्षति है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि जनरल रावत की मृत्यु से वो काफी दुखी हैं। कांग्रेस ने भी जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा कि पार्टी इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। ओल्फ शोल्ज को जर्मनी के नए चांसलर की शपथ दिलाई गई है। ओल्फ शोल्ज के 3 दलों के गठबंधन को जर्मनी की संसद में बहुमत प्राप्त है। ओल्फ शोल्ज का पदभार संभालने के साथ एंगेला मर्केल का 31 वर्ष के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप हो गया। 63 वर्ष के शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सितंबर में हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्हें चांसलर बनने के लिए संसद में 303 के मुकाबले 395 मतों का समर्थन प्राप्त हुआ। नई सरकार के पास जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 58,650 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,470 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 75 रुपये 46 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगभग %0.5 बढ़कर $75.90 प्रति बैरल पर था। विमान से दागी जाने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आज सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 से दागा गया। ये परीक्षण ब्रह्मोस मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी है। इस परीक्षण से देश में विमान से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की उत्पादन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु। जनरल रावत के असामयिक निधन पर देश भर में शोक की लहर। वायुसेना ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। केन बेतवा नदियों को जोड़े जाने की परियोजना को भी स्वीकृति। संसद ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 पारित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का उपचार निर्धारित कोविड केंद्रों में अलग आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,29,54,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.36% हुई। राष्ट्र 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर मावजो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार
ओल्फ शोल्ज ने जर्मनी के चांसलर का पदभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।